वेलकम बैक। तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? और कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट, आसान और यूज़फुल मैट्रिक्स है, उसको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप जब पढ़िएगा, तो आप उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये डायगोनलाइज़ेबल है कि नहीं है। मतलब किसी मैट्रिक्स में डायगोनलाइज़ेबल प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? इसलिए कि अगर एक बार पता चल गया कि इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर सारा डिसीजन लेना ईज़ी हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसका देखो डेफ़िनिशन काफ़ी सिंपल है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है? जिसमें एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे इसे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल में आप देखोगे मोहब्बत से ना, तो ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? ये हम लोगों का प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी मेन डायगोनल है, ओके? तो इसमें कुछ भी हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, 0 हो, इससे मतलब नहीं है। इसके अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? मतलब क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्पल देखो, तो ऐसा आपको एग्ज़ाम्पल मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए 1, 2, 3, ठीक है? तो बाकी सारा हमको लेना पड़ेगा 0, 0, 0, 0, ठीक है? देख पा रहे हो आप लोग? मतलब जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कुछ भी हो, ठीक है? उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए, सारा ऊपर भी 0 नीचे भी। तो अगर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल्स की बात करूँ ना, तो शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है? नीचे सारा 0 होना चाहिए, ऊपर भी सारा 0 होना चाहिए, तो ये क्या है? ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? क्विक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो इस तरीके से 0 2 0 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल है हमारा ना, उसमें क्या है? उसमें 0 2 और 0 है। इससे मतलब नहीं है। इसमें 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर और नीचे सारा 0 होना चाहिए। इस तरह का सारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है? मतलब कितना बिंदास है ये कि सिर्फ़ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, अगर होंगे तो बाकी कि कहीं पर भी 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? अब इसमें बिंदास प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाते हैं, जो हम लोगों को देखना है यहाँ पे, ठीक है? जैसे देखिए अ, अगर मान लो मेरे पास में ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ए प्लस बी भी क्या होगा? डेफ़िनिटली डायगोनल ही होगा। अब ऐड करके देख सकते हो ना? अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करने का ज़रूरत नहीं है। भाई बहुत सिंपल है, 2 3 0 0, ठीक है? ये मैंने एक ले लिया ए, ठीक है? एक मैं ले लेता हूँ बी, इसी तरीके से अल्फ़ा और 1 0 0, ठीक है? अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, रियल भी, कॉम्प्लेक्स भी। तो ये दोनों क्या है? दोनों आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो सिर्फ़ प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट है, बाकी सब जगह 0 एलिमेंट है, ठीक है? फिर आप दोनों को अगर मोहब्बत से ऐड करते हो, मान लो a प्लस b मैं करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा, ये 0, ये 0, ये 3 और 1 4। अगेन आप देखिए आपको क्या आ गया? आपको आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो भाई नो डाउट ए प्लस बी डायगोनल होगा। इसी तरीके से ए इंटू बी भी क्या होगा? आपका डायगोनल ही होगा, ठीक है? सोचने का तो ज़रूरत ही नहीं है। के इंटू के इंटू ए भी क्या होगा जी? डायगोनल होगा, ठीक है? आप कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट में करते हो, 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? अच्छा, अब चूँकि पहला प्रॉपर्टी मिल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो यस ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है? यस फ्रॉम वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ओवर रियल भी बनाएगा, ठीक है? ओवर कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, कोई इश्यू नहीं है, किसी भी फील्ड में ये वेक्टर स्पेस होगा ऑलवेज़, ऑलवेज़ फ्रॉम वेक्टर स्पेस। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि एक बार अगर किसी मैट्रिक्स में ये बात आ गया कि उसमें डायगोनलाइज़ेबल का प्रॉपर्टी है, यानी हम उसको डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें उसके पास आ जाएँगी, पूरा एक बेस्ट प्रोफाइल वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है? क्या इसके पास में ज़ीरो मैट्रिक्स होता है? इज़ इट कंटेन्स ज़ीरो मैट्रिक्स? जी बिल्कुल, अगर मैं ज़ीरो मैट्रिक्स ले लूँ, जिसमें सारा एलिमेंट 0 हो, ठीक है? ये हुआ ज़ीरो मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, तो ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है ना? इसलिए कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स में शर्त ये है कि प्रिंसिपल के अलावा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है? प्रिंसिपल के अलावा बाकी सब 0 होना चाहिए। ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। अब प्रिंसिपल में भी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल प
पर तो कोई बात ही नहीं है। प्रिंसिपल में कुछ भी हो सकता है। बस बात इस पे है कि प्रिंसिपल के ऊपर और प्रिंसिपल के नीचे सारा 0 होना चाहिए, ठीक है? फिर अब देखो क्या इसके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बिल्कुल होगा, यस, ये भी होगा। क्यों? मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप I3 लिखिए। I3 आप लिखिएगा तो कैसा लिखिएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भाई आप देख सकते हो कि केवल इसमें क्या है? सिर्फ़ इसमें प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है? बाकी सारा ऊपर और नीचे सब 0 है, ठीक है? तो डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कितना वॉव मैट्रिक्स है कह लो। डायगोनल मैट्रिक्स में सारी खूबियाँ हैं, 0 भी इसके पास भी है, इसके पास यूनिटी भी है, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है? सम को फ़ॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन को फ़ॉलो करता है, अभी आप देखोगे पावर को भी फ़ॉलो करेगा, ठीक है? वेक्टर स्पेस फ़ॉर्म करता है कि भाई मज़ा ही मज़ा है इस मैट्रिक्स में, बस इसको देखते जाइए, ठीक है? आगे देखो फिर क्या है जी? इसका देखेंगे आइगन वैल्यू क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आइगन वैल्यू सिंपली क्या होगा, जस्ट जो डायगोनल एंट्री है वो होंगे, ठीक है? सिंपली सिंपली डायगोनल एंट्रीज, जो भी डायगोनल में एंट्री होगा, ठीक है? डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा वो सारा क्या कहलाएगा? आइगन वैल्यू, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है? 3 -2 और 5 ऐसा, ठीक है? 0 0 0 0 0 0 ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ये मेरा मैट्रिक्स है, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ ए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइगन वैल्यू की, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंपली मोहब्बत से जो आपका डायगोनल का एंट्री है, 3 है, -2 है और 5 है, यही इसका क्या हो गया? आइगन वैल्यू हो गया, ठीक है? आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? तो भाई आइगन वेक्टर डायगोनल जो मैट्रिक्स है ना उसका आइगन वेक्टर क्या होता है? स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म करता है, ठीक है? तो ये हमेशा आपका फॉर्म करेगा स्टैंडर्ड बेसिस, फॉर्म स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आइगन वेक्टर होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है? जैसे मान लो अगर आप बात करते हो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए, फॉर 3 क्रॉस 3, ठीक है? अगर इस मैट्रिक्स के लिए आप बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का पाया जाएगा 1 0 0, ठीक है? 0 1 0 और 0 0 1, ये मैं 3 क्रॉस 3 के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से अगर आप 4 क्रॉस 4 के लिए लोगे, ठीक है? तो देखो कॉलम वाइज़ होता है, तो जैसे कॉलम वाइज़ है ना, तो एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये आपका अब ऐसे हो जाएगा 1 0 0, ठीक है? क्योंकि 4 क्रॉस 4 पे ले रहे हैं, 0 1 0 0, फिर आपका क्या होगा ये 0 0 1 0, फिर आपका क्या होगा 0 0 0 1। तो इस तरीके से जैसा भी साइज़ होगा वैसा आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल कह सकते हो, ठीक है? आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है? अब देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? तो ये सिंपली क्या होता है? ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू क्या है? सिंपली आपका जो है डायगोनल का एंट्री है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये सिंपली क्या होगा? ये सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है? मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है? फॉर मैट्रिक्स ए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए लिया गया है, फॉर मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैं जो ए लिया हूँ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा सिंपली, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू -2 इंटू 5, तो ये हमारा आ जा रहा है 3 2 जा 6 और 30 आ जाएगा, ठीक है? देखिए कितना मोहब्बत से निकल रहा है। तो अ, अगर एक बार आपको पता चल गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, वो निकालना काफ़ी सिंपल हो जाता है। सिंपली उसके डायगोनल के जो एंट्रीज़ हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल में उस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से ट्रेस, तो ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज़, ठीक है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज़, ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए होता है, इसमें भी आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ ट्रेस ऑफ ए, अगर मैं ट्रेस ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करूँगा? इसको मैं ऐड कर दूँगा, 3 -2 + 5, ठीक है? ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 5 3 8, 8 -2 आपका हो जा रहा है 6। तो देखो कितना मोहब्बत से निकल रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। अब आगे चलिए, फिर बोलता है कि क्या ये डायगोनल प्रॉपर्टी को रखेगा? तो भाई ये खुद डायगोनल मैट्रिक्स है तो कैसे नहीं रखेगा भाई, यही तो है मेन मैट्रिक्स, ठीक है? तो डायगोनल ये खुद चूँकि डायगोनल के फॉर्म में है, तो डायगोनलाइज़ेबल तो इसको होना ही होना है, ठीक है? हाँ, अब ये 2 ठो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक है आपका पावर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा है प्री एंड पोस्ट मल्टिप्लिकेशन, ये ज़्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है? सारी चीज़ों को समझने में। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है?
जैसे देखो मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? ए लेट मान लेता हूँ मेरे पास में एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके से 1 0 0 0 लाइक 0, ठीक है? कुछ बड़ा साइज़ का ले ले रहे 0 -2 0 0, ठीक है? लाइक दैट। फिर 0 0 2 0 लाइक दैट, ओके? इस तरीके से ये मैट्रिक्स है मान लो 0 0, ये सारा 0 0 होते जा रहा है, 0 0 और यहाँ पे मान लो मेरा पे आ गया 3, ठीक है? ये सारा। तो ये मान लो तो आप से देख सकते हैं यहाँ पे मोहब्बत से आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे सिर्फ़ मेरे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है, देख रहे हो ना? ये मेरे पास में क्या है प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है? पूरा ये और इसके अलावा बाकी इसके ऊपर में और इसके नीचे में सारा क्या है 0 है, ठीक है? ओके? इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ ना तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसी को आप ऐसे लिखेंगे। इतना अब बार-बार जो है इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मोहब्बत से इसको आप ऐसे लिख देंगे 1 -2, ठीक है? 1 -2 2 और बीच में एलिमेंट्स नहीं है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो बीच में 4 आएगा, ठीक है? फिर मान लो -5 आएगा और 3 आएगा। इस तरह का मान लेते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है? कितना एलिमेंट बन जा रहा है जी 6। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 क्रॉस 6 कर देता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 तो यही है, चलो 6 क्रॉस 6 मान लेते हैं मैट्रिक्स है, कितना बड़ा भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 2 है मान लो, फिर 2 के बाद यहाँ पे बीच में ही 1 -2 2 कहीं पे यहाँ पे 4 आता है, ठीक है? फिर -5 आता है और फिर 3 आता है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल का एंट्री होगा ना, सिर्फ़ उसको आप लिख देंगे, तो ये ऐसे लिखने का मतलब है कि ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर कुछ बात बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? बहुत होता है तो यहाँ पे ए के नीचे डी लगा हुआ रहता है, तो ये बताता है कि ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स को इतना बड़ा हमेशा लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा एंट्री 0 होता है। तो सिर्फ़ हमको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से मतलब होता है। ये हो गया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो अगर मैं इसके पावर्स निकालना चाहता हूँ, मान लो मैं करना चाहता हूँ a का पावर स्क्वायर, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, आपको सारा एलिमेंट का ही स्क्वायर कर देना है। मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपली मोहब्बत से ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 कॉमा लगाने का ज़रूरत नहीं है चूँकि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? 1 4 यस 1 के बाद ये आपका आ जाएगा 4 4 ये 16 ये 25 और ये 9। तो कितना मोहब्बत से मतलब ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अगर आप इसको डिटेल फॉर्म में लिखोगे तो ये आप इसको आप ऐसे लिखोगे कैसे 1 0 0 0 0 0 ठीक है? फिर 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 0 ओके? 0 0 0 0 25 0 फिर आपका 0 0 0 0 0 और 9। तो ये जो मैट्रिक्स था 6 क्रॉस 6 का ऊपर वाला, ठीक है? अगर ये ए था तो ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर बन गया, ठीक है? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि स्क्वायर, अगर आप इसी तरीके से ए का पावर क्यूब करो, सब में क्यूब चला जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ए का पावर के लेते हो, तो सारे ही एलिमेंट में क्या आ जाएंगे ए का पावर सब के पावर में वही पावर आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से पावर्स जो है अ अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं तो पावर उसका निकालना बहुत ही आसान है। सिंपली जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है आपको उसका पावर निकाल लेना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इन जनरल ठीक है? मान लीजिए आपके पास में कोई डायगोनल मैट्रिक्स है एडी इस तरह का, इसमें ऐसा एलिमेंट है, ठीक है? A1, A2, A3 से लेकर के एन एलिमेंट है और आप क्या कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इसका पावर m निकालूं, ठीक है? तो कुछ करना नहीं होगा, आपको सारे ही जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उसमें पावर m लगा देना होगा, मोहब्बत से आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत आसान हो जाता है, मैंने आपको कहा ना कि बहुत ही आसान हो जाता है अगर एक बार हमको डायगोनल मैट्रिक्स कंफर्म हो जाए तो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया पावर्स के बारे में। अच्छा, इन्वर्स में भी काम करेगा ये। अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हो, मान लो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसमें भी काम करता है बिंदास तरीके से ये। जैसे आप एडी का इन्वर्स निकाल रहे हो, ठीक है? तो ये भी एक तरह से चूँकि पावर ही के जैसा काम करेगा, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, A1 का इन्वर्स
ठीक है, A2 का इन्वर्स, A3 का इन्वर्स, लाइक दैट आपका यहाँ पे आ जाएगा जी AN का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे क्विकली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, सपोज करो कि मेरे पास में मैट्रिक्स है AD, इस तरह का मैट्रिक्स है मेरे पास में। ठीक है, 2 0 0 0 4 0 0 0 और -3 ये है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, तो एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2 4 और -3। ठीक है, ये इसमें ये 3 एलिमेंट है। अब जहाँ हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ले लेंगे 2 का इन्वर्स, ठीक है, 4 का इन्वर्स और -3 का इन्वर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो ये एक्चुअली ऐसे हो जा रहा है, देखोगे तो 2 का इन्वर्स है 1/2, ये 1/4 और ये -1/3 ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर आप लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, सिंपली आपको ऐसे कर देना पड़ेगा 1/2 0 0 0 1/4 0 और 0 0 -1/3। देखो कितना आसान है, चाहे इन्वर्स फाइंड करना हो या कुछ भी आपको पावर फाइंड करना हो, आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से सारा काम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, वो है प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, मान लो M ले लेते हैं। ठीक है, विथ विथ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स D। ठीक है, तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा अब देखने में। मतलब जब हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MD। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग M को जो है माफ़ कीजिएगा, चूँकि प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो प्री में पहले D आएगा। तो मैं M को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मेरा जो मेन मैट्रिक्स यहाँ पे है वो M है। ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स D से। तो अगर प्री में करूँगा, यहाँ पे जो प्री मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा DM कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं पोस्ट करूँगा तो ये क्या होगा, तो पहले M होगा बाद में D होगा। तो प्री करेंगे तो पहले पहले D लेंगे और पोस्ट करेंगे तो बाद में D लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू क्या आएगा, तो एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास में जो है एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, M मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरह से ABC। ठीक है, LMN और RST, ये मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है M। ठीक है, और मैंने एक ले लिया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मान लो इस तरीके से मेरे पास में है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। ठीक है, ये तो अगर आपको निकालना है प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर आपको निकालना है प्री मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको DM निकालना है, यानी M को आपको प्री मल्टीप्लाई करना है D से, तो यहाँ पे मोहब्बत से जो होगा ना, वो कैसे होगा, तो ये जो होगा ना, ये आप समझ लो कि रो वाइज मल्टीप्लिकेशन के जैसा होगा। रो वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, मतलब ये कि जो D1 D2 D3 है D का, ठीक है, चूंकि ये सिंपली है क्या, ये सिंपली इस ये D1 D2 और D3 वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग समझे तो बाकी सारा जीरो होता है। ये जो 3 एंट्री है, बस इसी का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो रो वाइज का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको रो वाइज लगा देंगे, D1 D2 D3। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स मेरा M होगा, M मेरा मैट्रिक्स क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स मेरा M है, ABCLMNRST। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे रो वाइज, यानी रो वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, A इंटू D1, B इंटू D1, C इंटू D1। ठीक है, फिर D2 से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू D2, M इंटू D2 और N इंटू D2, और थर्ड रो में हमारा D3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा RD3, SD3 और TD3। ठीक है जी, तो इस तरीके से प्री मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को करते हैं विद द डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
एम डी कहलाएगा, ठीक है? तो पहले बाद में डी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो कॉलम वाइज होगा। मतलब अभी हम लोग जो यहाँ पे रो वाइज किए थे ना, ये सेम काम हम लोग करेंगे कॉलम वाइज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पहले आप मैट्रिक्स एम लिखोगे, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास में मैट्रिक्स एम ये है, ए बी सी एल एम एन आर एस टी, ये है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमको ये करना है कि हमको ले लेना है कॉलम वाइज। तो डी का जो एलिमेंट है वो है D1 D2 D3। तो D1 को यहाँ पे लेंगे पहले कॉलम में, ठीक है? D2 को दूसरे कॉलम में और D3 को तीसरे कॉलम में, ठीक है? अब फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मोहब्बत से ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कॉलम वाइज करेंगे तो पहले ए D1 होगा, ठीक है? एल D1 होगा और आर D1 होगा, यानी पहले कॉलम में D1 से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे कॉलम में D2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी? एम डी टू एस डी टू, और तीसरे कॉलम में आपका D3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इस तरह से काम करना। और आपको याद रखना कि अगर आप प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपली जो डायगोनल एंट्री है वो रो वाइज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपली क्या होगा, वहाँ पे जो है कॉलम वाइज पहला एलिमेंट कॉलम में, दूसरा डायगोनल का एलिमेंट दूसरा कॉलम में, तीसरा डायगोनल एलिमेंट तीसरा कॉलम में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काफ़ी ईज़ी है, बहुत तरह का काम करना। और बाकी आप देख रहे हो सारा मेजर प्रॉपर्टी, आपको कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। वो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी समझ लीजिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। देखो जैसा इसका नाम है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये आपको जो है जो भी नॉन जीरो एंट्री है वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? देखो 3 1 4 इस तरीके का ले लीजिए, 2 5 -3 0 0 0, ठीक है? आप बस देखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको, ओके? एक मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ओके? 4 को अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे 4। इसी तरीके से एक मैं और मैट्रिक्स ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है? ये इस तरीके का ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया -5 0 6 2 3 1 0 0 0 0, ऐसा, ठीक है? अब आप देखिए मोहब्बत से, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आप यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले आपको देखना है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मेरा है प्रिंसिपल डायगोनल, ओके? तो प्रिंसिपल डायगोनल को आप देखिएगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है सिर्फ आपको जीरो दिख रहा है, बाकी ऊपर में जो है आपको नॉन जीरो एलिमेंट ही नजर आ रहा है, ठीक है? ऊपर में क्या नजर आ रहा है? नॉन जीरो एलिमेंट, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो ट्रायंगल का शेप बना रही है। या ये कहो कि इस ट्रायंगल के नीचे सारा क्या है? सारा ही आपका जीरो एलिमेंट है, ठीक है? ये जो फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है? ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके का फॉर्म है कि यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ठीक है? और नीचे का सारा एलिमेंट क्या है जी? जीरो है, ठीक है? तो ऊपर में ट्रायंगल है, नीचे में जीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे इसको? हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? शॉर्ट में अगर बोला जाए तो यूटीएम, ये क्या है जी? ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? यूटीएम। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -5 है, जीरो है, 6 है। और इसके नीचे जो सारा एलिमेंट आपको दिख रहा है वो भी क्या है? वो भी आपका सारा जीरो के अलावा एलिमेंट है, ठीक है? और इस ट्रायंगल के अगर आप देखोगे ऊपर में तो सारा जीरो है, ठीक है? यहाँ पे जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से, और ट्रायंगल के ऊपर सारा जीरो है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो नीचे है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? शॉर्ट में अगर लिखा जाए इसको तो क्या बोलेंगे? एलटीएम। तो दो तरह का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक होता है यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है एलटीएम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ओके, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो जाए, वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ठीक है? ऐसा 0 0 0 2 5 -3
0, 0, 0 ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अच्छा एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है? 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 अ, फिर ले लेते हैं जो था वही ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे 3, 1, 0 अब अगर आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, वो और भी सिमट गया है। देखो सिर्फ़ मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल था आपका, वो भी अब पूरा 0, 0, 0 हो गया है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, वो प्रिंसिपल डायगोनल में शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है? ये भी चूँकि 0 हो गया है, तो अब ये कहलाता है हमारा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके। इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे क्या? स्ट्रिक्टली SUTM। तो ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया इसलिए कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें भी आपको अब सिर्फ 0, 0, 0 आ गया। इसी तरीके से आप इधर देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे जो डायगोनल बन रहा है ना नॉन जीरो एलिमेंट का वो सिर्फ नीचे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ओके। ये ट्रायंगल बन रहा है आपको, ओके। बाकी यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल में सारा जीरो एलिमेंट है। तो अब इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे SLTM। तो मेन जो होता है वो 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल सारा 0 हो गया, तो उस केस में अपर ट्रायंगुलर आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा और लोअर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर जो है हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखो इसका बेनिफिट ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग रो या कॉलम ऑपरेशन करके क्या करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना थोड़ा-सा टफ टास्क है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि एक मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आएँ मैट्रिक्स को, ठीक है? नॉर्मल फॉर्म ही होता है एक्चुअली। तो नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को लाना क्या है? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है? ये क्या है जी? ये आपका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम लोग कुछ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसमें ले आएँ, अगर हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ले आएँ, ठीक है? या हम लोग सिर्फ़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ले आएँ, इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स में ले आएँ, तो ये क्या है? ये आपका ईज़ी काम है, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स की तुलना में अपर ट्रायंगुलर को और लोअर ट्रायंगुलर को फाइंड करना ईज़ी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें सारा डायगोनल में आपको प्रिंसिपल के ऊपर-नीचे सारा ज़ीरो करना पड़ेगा, लेकिन अपर और लोअर में आपको सिर्फ़ अगर नीचे 0 हो जाता है तब भी चल जाएगा, सिर्फ़ ऊपर 0 हो गया तब भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि चाहे अपर हो या लोअर हो, ठीक है? चाहे अपर हो या लोअर हो, फॉर यूटीएम या एलटीएम कोई भी हो, ठीक है? जितना भी प्रॉपर्टी है ना, जितना भी प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स का सारा सैटिस्फाई होता है सिर्फ़ स्क्वायर वाला छोड़ कर के या प्री और पोस्ट को छोड़ कर के, ठीक है? तो ऑल प्रॉपर्टी को ये सैटिस्फाई करेगा, सैटिस्फाइज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सैटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज लाइक कह देंगे यहाँ पे हम लोग लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? मतलब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के केस में होता है वैसे ही आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है चाहे लोअर हो या अपर हो उसमें भी होगा, ठीक है? सिर्फ छोड़ करके किसको पावर वाला छोड़ करके और मल्टीप्लिकेशन वाला छोड़ करके। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आपको मिल जाता है एलटीएम या यूटीएम तो भाई उसका सम भी एलटीएम या यूटीएम होगा, प्रोडक्ट भी एलटीएम यूटीएम होगा, केए भी एलटीएम यूटीएम होगा, ठीक है? ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसमें जीरो मैट्रिक्स भी बिल्कुल कवर होगा, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका अपर ट्रायंगुलर में भी जाएगा, लोअर में भी जाएगा, तो ये भी आपका कवर होगा, ठीक है? डिटरमिनेंट वैल्यू वही चीज़ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी अगर आपको मिल गया है मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास में यस, ये मेरे पास में अगर मान लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे सिंपली अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जो है डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है? या आइगन वैल्यू पहले क्या होगा? अगर मैं इसका बात करूँ
आइगन वैल्यू, ठीक है? आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जी? आइगन वैल्यूज़। तो सिंपली इसका डायगोनल एंट्री ही होगा 3, 1, 4। तो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में होता था, वही फ़ायदा आपको यहाँ पे भी हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस क्या होगा? तो ट्रेस सिंपली सबका सम हो जाएगा, जो भी डायगोनल में एलिमेंट है, ठीक है? इसी तरीके से आपका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, यानी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है? तो सारा चीज़ जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपका अपर ट्रायंगुलर के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी मिलेगा। तो सारा प्रॉपर्टीज़ हिट करेगा, ठीक है? ये आप समझ लीजिए, सारा प्रॉपर्टीज़ हिट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट में आपको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, रेस में आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, आइगन वैल्यू सिंपली डायगोनल एंट्रीज़ हो जाएँगे। हाँ, आइगन वेक्टर यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस नहीं रहेगा, बट आपको ऑर्थोगोनल बेसिस तो मिलेगा, ठीक है? ओके। अच्छा, डायगोनलाइज़ेबल प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, चूँकि डेफ़िनेटली वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है ईज़िली। कुछ ऑपरेशन और बाकी है। आधा ऑपरेशन समझ लो कि हम लोग अगर 25 ऑपरेशन करें या एक एग्ज़ाम्पल लें कि 10 ऑपरेशन करें तो हमको क्या मिले? हमको मिलता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमको भाई 4 या 5 ही ऑपरेशन करने से हमको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम कम टाइम में अपर और लोअर पे पहुँच गए, ठीक है? तो सिर्फ ये 12 और 13 को छोड़ करके, चूँकि 12 और 13 ये स्पेशल प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स का, इसको छोड़ करके बाकी जो ऑल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब सैटिस्फाई करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है? और यहाँ पहुँचना आसान है, चूँकि आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करोगे, तो आपको एलटीएम, यूटीएम जल्दी मिल जाएगा। जबकि आपको प्रॉपर नॉर्मल मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म यानी डायगोनल फॉर्म में लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और प्रॉपर्टी सारे मिल जाते हैं, तो ये आपका बेनिफिट होता है। तो भाई इसको आपको याद रखना है, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ओके, चलो बातें तो होते रहेंगी, लेक्चर्स अभी चलेंगे कंटिन्यू, यहाँ से हम लोग 1 टू 1 सारा मैट्रिक्स को कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। लाइक ज़रूर करके रखना है, सब्सक्राइब भी करके रखना है और 1 टू 1 सारे कंटेंट को देखते हुए अच्छे से नोट्स के साथ, रिवीजन के साथ चलिएगा। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, गोल होगा, जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रहेगा, जब इसको आप अप्लाई करेंगे, तो आप इसका मज़ा देखेंगे। जब आप टाइम बचेगा, तब आपको मज़ा आता है कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली इसी तरीके से पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो तब तक, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।